यदि आप ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर या iOS स्टोर से कॉस्मिक डीकोड ऐप डाउनलोड करें और फ्री एस्ट्रोलॉजी कंटेंट्स का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि अभी एक हफ्ते पहले जो मैंने 4 स्टेप थ्योरी पे वीडियो अपलोड किया था, मुझे वो हटाना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। और बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारे वीडियो को देखकर आप में से कोई भी मिसगाइड हो। सो अभी जो वीडियो हमने बेसिकली अपलोड किया है, ये जो नया वर्ज़न हमने अपलोड किया है, ये हमने प्रॉपर एक रेफरेंस को यूज़ करके किया है, जिससे कि आप अपने इस एनालिसिस को परफेक्टली कर सकते हैं। ये जो रेफरेंस हमने यूज़ किया है दोस्तों, ये सुनील गोंधालकर जी ने जो स्वयं एक बुक लिखी है, एडवांस थ्योरी ऑफ केपी 4 स्टेप थ्योरी, इस बुक के रेफरेंस से हमने सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करी है। सबसे पहली चीज़ की जो 4 स्टेप थ्योरी है, ये 4 स्टेप थ्योरी के जो इन्वेंटर हैं, जो ओरिजिनली जिन्होंने बनाई है, वो है श्री सुनील गोंधालकर जी। और इस थ्योरी को एडवांस 4 स्टेप केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से उन्होंने डिस्कवर किया है, क्योंकि बहुत सारे शोधकर्ताओं का, जैसे कि सुनील गोंधालकर जी भी एक शोधकर्ता थे, उन लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, और उन्हीं पर काम करके इस नई थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इस नई थ्योरी को बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये थ्योरी किस तरीके से काम करती है, कैसे इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मिसिंग क्या थी, है ना। बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे पहली चीज़ की, जैसे सिग्निफिकेशंस की हमने बात करी, कि जो प्लैनेट है वो कुछ भाव को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि उसमें कोई भाव मिस हो जा रहा है जो कि इवेंट के लिए ज़रूरी है, और वो इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन वो मिसिंग है, तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे, सीधी सीधी बात है उसको। और कुल मिला के आप कह दोगे कि नहीं भाई, ये जो प्लैनेट है ये तो बेसिकली वो घटना एग्जीक्यूट करा ही नहीं सकता है, और कुल मिलाकर क्या होगा, आपका जो फलित है वो गलत हो जाएगा। कुछ वीक सिग्निफिकेशंस की प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ की, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं, जिनको कि हम शासक ग्रह बोलते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। क्या होता है दोस्तों कि जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, वो रूलिंग प्लैनेट्स जगह के हिसाब से भी बदल जाते हैं। मान लीजिए कि एक ही टाइम पर मैंने एक कुंडली खोली और रूलिंग प्लैनेट निकाले, आपने भी एक कुंडली खोली, रूलिंग प्लैनेट निकाले, और हम और आप दोनों एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि मेरे रूलिंग प्लैनेट अलग निकलेंगे, आपके अलग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जगह के हिसाब से रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। तो आपका उत्तर अलग निकलेगा और मेरा उत्तर अलग निकलेगा। तो इस तरीके की कुछ एम्बिग्विटीज़ पाई गई केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और इन्हीं को दूर करने के लिए 4 स्टेप थ्योरी जो है वो यूज़ की जाती है। और नॉर्मली जब हम 4 स्टेप थ्योरी यूज़ करते हैं तो हमको रूलिंग प्लैनेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो केपी है वो 2 टेबल्स यूज़ करती है, एक प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल और एक हाउस सिग्निफिकेशन टेबल। जब हम 4 स्टेप थ्योरी करते हैं तो हमको हाउस सिग्निफिकेशन टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल जो हमारी प्लैनेट से एक जो टेबल बनती है कि 4 स्टेप थ्योरी में, वहीं से हमारा पूरा का पूरा काम जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ईजियर भी हो जाता है, और प्लस हमको जो मिसिंग सिग्निफिकेशंस होते हैं वो भी हमको 4 स्टेप थ्योरी में मिलते हैं। इसलिए 4 स्टेप थ्योरी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं कि केपी किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल को समझते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों कि ग्रह जहाँ पर भी बैठा होता है और जहाँ पर उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ होती हैं, वो उन उन भावों के परिणाम देता है। यानी कि यहाँ पर अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर तीसरे हाउस में बैठा है, और उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ जो है वो 9वें और 12वें भाव में है। यानी कि जुपिटर इन 3 भावों के रिजल्ट देगा। केपी की शुरुआत भी इसी प्रिंसिपल के साथ में होती है, लेकिन केपी इस प्रिंसिपल से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चल के बात करता है, और यहीं पे केपी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग हट के खड़ा होता है। अब ये प्रिंसिपल क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है। मान लीजिए कि इस सर्कल के ठीक सेंटर में अर्थ है।
और इस अर्थ के ऊपर एक कोई प्लैनेट जो है वो गुजर रहा है। इस अर्थ से जब हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, हमको प्लैनेट दिखेगा और हम क्या कहेंगे कि प्लैनेट जो है ये हमारे ऊपर असर डाल रहा है। लेकिन केपी ये कहता है कि इस प्लैनेट के पीछे जाकर देखो, वहां से आपको कोई और तस्वीर नजर आएगी। अब इस प्लैनेट के जब हम पीछे जाकर देखेंगे तो इसके पीछे आपको मिलेगा क्या, इसके चारों तरफ आपको स्टार्स के झुंड मिलेंगे, यानी कि तारों के समूह मिलेंगे। और इन तारों के समूह को जब हम 27 भागों में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, तो हमको मिल जाते हैं नक्षत्र। ठीक है। सो केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि ये जो प्लैनेट है ये अपने रिजल्ट देने से पहले ये जिस भी स्टार के अंडर में आ रहा है उस स्टार लॉर्ड के रिजल्ट देगा। और यहीं से दोस्तों जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो अलग हटके चलना चालू हो जाती है। यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी अब यहाँ से 2 लेयर में आपको अपने एनालिसिस देना शुरू कर देती है। वो 2 लेयर कौन सी है? सबसे पहला है प्लैनेट खुद और दूसरा है उस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र स्वामी। ठीक है। सो प्लैनेट और प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी, यहाँ पर हम 2 लेयर पे आ गए। सो केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि ये जो प्लैनेट है ये अपने रिजल्ट देने के पहले किसके रिजल्ट देगा? ये देगा अपने नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट। ठीक है, जिसे कि अंग्रेजी में हम स्टार लॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर एक थ्योरी जो केपी है वो और देती है, वो क्या देती है कि यदि आपको कोई इवेंट देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैरिज का इवेंट देखना है, सो मैरिज का इवेंट केवल एक हाउस से कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए सपोर्टिंग यानी कि एक से ज़्यादा हाउस जब पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके ये इवेंट जो है कंप्लीट होगा। सो इसलिए केपी कहता है कि हर एक इवेंट के लिए एक प्राइमरी हाउस होता है और कुछ सपोर्टिंग हाउस होते हैं, और जब ये सारे के सारे हाउस मिल के काम करते हैं तब जाके इवेंट एग्जीक्यूट होता है। सो इस थ्योरी के हिसाब से केपी ये कहता है कि कोई भी इवेंट का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सब लॉर्ड परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो यहाँ पर केपी कहता है कि जो भी इवेंट आप देखो उस इवेंट के प्राइमरी हाउस पे जाओ, उस प्राइमरी हाउस का जो सब लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है, हाउस को हम क्या कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में कस्प कहते हैं। सो उस प्राइमरी हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, वो कस्पल सब लॉर्ड अगर ये कॉम्बिनेशन में से कोई एक हाउस को शो कर देगा तो हम कहेंगे कि जो प्रॉमिस है वो होगा, अदरवाइज प्रॉमिस नहीं होगा। सो किसी प्रॉमिस का होना या ना होना किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कस्पल सबलॉर्ड के कंसेंट पे। सो ये कस्पल सबलॉर्ड कहाँ लगा? कस्प पे लगा, ये सबलॉर्ड कस्प का था। ठीक है। सो इसीलिए बाद में कुछ लोगों ने इस थ्योरी के साथ में थोड़ा सा शोध किया और ये पाया कि जब प्लैनेट अपने से पहले अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा तो प्लैनेट का भी तो कोई सब लॉर्ड होगा, तो इस सब लॉर्ड का भी असर उस प्लैनेट पे पड़ना चाहिए। फिर शोधकर्ताओं ने ये भी माना कि ये जो प्लैनेट है, जो सब लॉर्ड है, वो भी तो एक प्लैनेट है, यानी कि इसके रिजल्ट भी इस सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड पर भी निर्भर करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये 2 से 4 लेयर में डिवाइड हो गया और यहीं से शुरू हुई 4 स्टेप थ्योरी। सो इसमें सबसे पहला स्टेप कौन है? प्लैनेट खुद, दूसरा है नक्षत्र लॉर्ड, तीसरा है उस प्लैनेट का सब लॉर्ड और चौथा स्टेप है इस सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक। सो ये जो 4 स्टेप थ्योरी है ये कुल मिलाकर इस तरीके से दिखती है। अगर हम इसको 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं तो स्टेप 1 क्या कहती है? वो कहती है कि प्लैनेट खुद क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब प्लैनेट खुद क्या सिग्निफाई करेगा? जहां वो बैठा होगा उन हाउस को सिग्निफाई करेगा और जहां पर उसकी लॉर्डशिप वाली राशि होगी वहां सिग्निफाई करेगा। जैसे हमने जुपिटर के लिए देखा था कि 3rd हाउस में बैठा है और 9वें और 12वें भाव में उसकी राशियां है। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है कि इस प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड है वो स्टार लॉर्ड जहां बैठा होगा और जहां के हाउस पर उसकी लॉर्डशिप वाली राशियां होंगी वो स्टार लॉर्ड वहां के रिजल्ट इस प्लैनेट को देगा। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है कि इस प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड है, ये जो ओरिजिनल प्लैनेट हमने पकड़ा है, इस प्लैनेट का जो सब लॉर्ड है वो सब लॉर्ड भी इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि इस प्लैनेट के रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेगा
और वो सब लॉट जहाँ बैठा होगा और जहाँ उसकी ओनरशिप वाली राशियाँ होंगी, वो हाउस भी इस प्लैनेट के साथ में शामिल हो जाएंगे, इस प्लैनेट की वर्किंग में शामिल हो जाएंगे। और स्टेप 4 ये कहती है कि भाई सब लॉर्ड भी एक प्लैनेट है, सो ये भी तो अपने स्टार लॉर्ड की सुनेगा। तो इस सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है वो जहाँ बैठा होगा और जहाँ पर उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ होंगी, वहाँ के रिजल्ट भी इस प्लैनेट के साथ में जुड़ जाएंगे। सो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि स्टेप 1 के साथ में हमने हाउस कौन से जोड़ दिए, स्टार लॉर्ड के। स्टार लॉर्ड के हाउस के साथ में हमने कौन से हाउस जोड़ दिए, सब लॉर्ड के। और इसके साथ में हमने कौन से हाउस जोड़ दिए, सब लॉर्ड के, स्टार लॉर्ड के। सो इस तरीके से 4 स्टेप थ्योरी का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पहले जो ओरिजिनल केपी है वहाँ पर तो केवल 2 ही लेवल लिए जा रहे थे, आपने क्या करा, 2 लेवल और बढ़ा दिए। सो ऐसे तो आपको बहुत सारे सिग्निफिकेटर मिल जाएंगे, यानी कि एक प्लैनेट कई सारे हाउसेस के जो को सिग्निफाई करने लगेगा। अब यहाँ पे जो सिग्निफाई, सिग्निफिकेटर हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए। सिग्निफिकेटर का मतलब होता है इंडिकेटर, यानी कि अगर मैंने कह दिया कि गुरु जो है वो 3, 9 एंड 12 हाउसेस शो कर रहा है, सो हम क्या कहेंगे कि गुरु जो है उसके सिग्निफिकेशंस क्या है, 3, 9 और 12, या गुरु किन भावों का सिग्निफिकेटर है, 3, 9 और 12। तो इस सिग्निफिकेटर का मतलब होता है इंडिकेटर, यानी कि जब जुपिटर काम करना शुरू करेगा तो वो 3, 9 और 12 भावों को इंडिकेट करेगा। इंडिकेट करेगा यानी कि इनकी तरफ देखो, ये भाव जो हैं मेरे काम करने पे एक्टिवेट होंगे और इन भावों के रिजल्ट मिलेंगे। ये मतलब होता है सिग्निफिकेशन का। सो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये उठती है, जो मेन मुद्दा है वो ये उठता है कि ये जो बेसिकली 4 आपने स्टेप्स बना दी हैं, तो इससे तो आपको बहुत सारे सिग्निफिकेटर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ज़बरदस्ती किसी इवेंट को ना एग्जीक्यूट या जस्टिफाई कराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुनील गोंधालकर जी की 4 स्टेप थ्योरी है वो क्या कहती है, वो एक नियम देती है हमको। वो नियम ये देती है कि आप एक काम करो, आप इस पूरे के पूरे सिग्निफिकेशन में से प्राइमरी और सेकेंडरी सिग्निफिकेटर्स को अलग अलग कर लो। सो इस प्राइमरी और सेकेंडरी सिग्निफिकेटर को अलग अलग करने के लिए सुनील गोंधालकर जी ने कुछ नियम बताया। ठीक है, सो उस नियम में सबसे पहला नियम कहता है कि सबसे पहली स्टेप में, सबसे पहले आप जब भी काम शुरू कर रहे हो तो ये देखो कि वो प्लैनेट टैलेंटेड है या फिर अनटैलेंटेड है, या फिर अपने खुद के स्टार में है। ठीक, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। सो टैलेंटेड प्लैनेट क्या होता है, टैलेंटेड प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जिसके स्टार में कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हो, यानी कि वो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बना हुआ। ठीक है, अनटैलेंटेड प्लैनेट क्या होता है, ऐसा प्लैनेट जिसके खुद के स्टार में कोई दूसरा प्लैनेट ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनटैलेंटेड। ओन स्टार यानी कि कोई प्लैनेट अपने ही स्टार में बैठा हो, राहु राहु के ही स्टार में बैठा हुआ है ना, राहु राहु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ, इस तरीके से। सो इसको कैसे समझना है आपको, इसको ऐसे समझना है जैसे मान लीजिए आपका एक मकान है जिसमें आप रहते हो, दूसरा एक मकान है जो कि आपका ही है। अगर वो खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसमें कोई किराएदार नहीं है, तो आप कैसे बन जाओगे, आप बन जाओगे अनटेनेंटेड। ठीक है, अब उस मकान में क्या कराना है क्या नहीं कराना, उसका पूरा होल्ड आपके ऊपर है ना, आप फ्री हो बेसिकली। अगर उसके अंदर किराएदार आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो चेंजेस क्या आ जाएंगे, तो चेंजेस ये आ जाएंगे कि अब आपको उस मकान में कुछ भी कराने के लिए ना इस टेनेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये टेनेंट बोलेगा कि मुझे हॉल में तो रेड कलर कराना है, डार्क रेड, तो आपको डार्क रेड कलर ही कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब वो वहाँ पर बैठा है, उसकी ज़्यादा चलेगी वहाँ पर। ठीक है, सो बिल्कुल यही सेम प्रिंसिपल प्लैनेट के साथ भी अप्लाई होता है। ओन स्टार का मतलब है कि मान लीजिए आपके 2 घर हैं और दोनों में आप ही रहते हो। ठीक है, तो दोनों में आप ही की चलनी है। तो दूसरा जो अगर खाली पड़ा है जिसमें कभी कभी आप जाते हो, वहाँ पर भी आपको पोजिशनल पावर मिल जाता है, पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है, यानी कि आप ही की सुनी जाएगी। ठीक, सो यही प्रिंसिपल जो है वो काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अनटैलेंटेड प्लैनेट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं टैलेंटेड प्लैनेट की मदद से, और जो ओन स्टार में जो प्लैनेट बैठे होते हैं, ऐसे प्लैनेट जो कि अपने ही स्टार में बैठे होते हैं, उनको भी अपनी पोजीशन का एडवांटेज मिलता है। और इसके हिसाब से सुनील गोंदालकर जी ने कुछ रूल्स बताए हैं, तो अब हम उन रूल को समझते हैं।
सबसे पहला जो रूल होता है वो किस लेवल पे लगता है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में लगता है, ठीक है। और ये किस पे लगता है, स्टेप नंबर 1 में प्लैनेट आता है और स्टेप नंबर 3 में आता है प्लैनेट का सबलॉर्ड, ठीक। और ये रूल हम क्यों लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी इन सिग्निफिकेशंस को पहचान सके। और जब हम एक फ़िल्टर लगाएं तो उसमें से हम फ़िल्टर लगा के प्राइमरी को अलग कर दें और सेकेंडरी को अलग कर दें, ठीक है। हम क्या मानेंगे कि जो प्राइमरी सिग्निफिकेटर है वो ज़्यादा पावरफुल है और सेकेंडरी सिग्निफिकेटर जो है वो वीक है। सो हमको पहचान होनी चाहिए कि इसमें से वीक कौन से है और इसमें से पावरफुल कौन से है। तो सुनील गोंदालकर जी की थ्योरी ये कहती है कि आप सेकेंडरी सिग्निफिकेटर छोड़ दो, प्राइमरी सिग्निफिकेटर को कंसीडर करो जो कि ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे क्या होगा कि इतने ढेर सारे जो सिग्निफिकेटर आपके सामने निकल के आ गए थे, अब वो फिल्टर होके जो खास खास सिग्निफिकेटर है वही आपके हाथ में रह जाएंगे, ठीक है। अब इस रूल के हिसाब से क्या होगा कि अगर आप प्लैनेट और सबलॉर्ड लेवल पे सिग्निफिकेटर निकालोगे, सो सबसे पहले आपने को क्या पहचानना है, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। अब मान लीजिए कि आपने एक प्लैनेट देखा जो कैसा है, अनटेनेंटेड है। सो क्या होगा, ये जो प्लैनेट जो अनटेनेंटेड है तो पावरफुल है। सो ये प्लैनेट जहाँ बैठा होगा ना, उस भाव को पकड़ लीजिए, उस भाव को लिख लीजिए, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, वो प्राइमरी, मतलब वो जहाँ बैठा है उस भाव को वो बहुत पावरफुल ढंग से रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा। तो वो भाव क्या हो गया, वो भाव हो गया प्राइमरी सिग्निफिकेटर उस प्लैनेट का। दूसरी चीज़, अब उस पे आ जाइए कि वो उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ कहाँ हैं। अब लॉर्डशिप वाली राशियाँ जहाँ पर भी हैं उन हाउस को देखिए, अगर उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ मिले, यानी कि वो भाव अगर भरा हुआ मिले, तो वो भाव हो गया सेकेंडरी, उसको मत लिखिए। लेकिन अगर वो खाली है, ठीक है, वो प्लैनेट, वो भाव जो खाली है, सो ये जो अनटेनेंटेड प्लैनेट है उस भाव का भी प्राइमरी सिग्निफिकेटर बन जाएगा। तो उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए कि मान लीजिए अगर प्लैनेट जो है वो अनटेनेंटेड नहीं है, वो कैसा है, वो टेनेंटेड प्लैनेट है, ठीक है। सो टेनेंटेड प्लैनेट के केस में क्या होगा, ना तो जहाँ पर वो बैठा हो किसी भी भाव का बेसिकली प्राइमरी सिग्निफिकेटर नहीं बनेगा, मतलब कि जहाँ वो बैठा है ना वहाँ का, और जहाँ उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ हैं वहाँ का भी नहीं। तो कुल मिला के टेनेंटेड प्लैनेट है तो कहीं का भी प्राइमरी सिग्निफिकेटर नहीं बनेगा। ये रूल कहाँ लगेगा, ये लगेगा प्लैनेट लेवल पे और सबलॉर्ड लेवल पे, यानी स्टेप 1 और 3 में। अब आ जाते हैं स्टेप 2 और 4 पे। स्टेप 2 और 4 में हम क्या देख रहे थे, स्टेप 2 और 4 में देख रहे थे हम स्टार लेवल, यानी कि स्टेप 2 में स्टार कौन सा, नक्षत्र लॉर्ड ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है। और 4 में क्या देख रहे थे, नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द सबलॉर्ड, ठीक। तो ये थी स्टेप 2 एंड 4। जो स्टार लेवल होता है वो बाय डिफॉल्ट बहुत पावरफुल माना जाता है, इसलिए इस स्टार लेवल पे ये जो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड थ्योरी है ये काम नहीं करती है, इसको छोड़ देते हैं। अब इसकी बात इस लेवल पे नहीं करेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट केवल 1 और 3 स्टेप पे ही था। सो 2 एंड 4 पे इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि जो प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड बना है वो जहाँ बैठ गया वहाँ का वो प्राइमरी सिग्निफिकेटर बन गया, ठीक है। और जहाँ पर उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ हैं वहाँ सिर्फ ये देखना है कि क्या दूसरा कोई प्लैनेट बैठा है। अगर बैठा है तो वो भाव को आप छोड़ दीजिए, वो सेकेंडरी सिग्निफिकेटर बन गया। लेकिन अगर वो भाव खाली है तो उस भाव को एज अ प्राइमरी सिग्निफिकेटर आप ले लीजिए। सो ये थे 4 स्टेप के 4 रूल, जिससे कि हमको क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिग्निफिकेटर्स को फिल्टर करना है। ये काम हमारा हो गया फिल्टर करने का। अब हम आ जाते हैं एडवांस प्रिडिक्टिव रूल्स पे, ठीक है। सो यहाँ पर सुनील गोंदारकर जी ने काफ़ी अच्छा एक रूल दिया है, वो दिया है कंजंक्शन को पहचानने का, ठीक है। सो यहाँ पर एक रूल चलता है, वो रूल चलता है 3 डिग्री 20 मिनट का रूल, और ये रूल कंजंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब कंजंक्शन किस किस का हो सकता है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि कंजंक्शन एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ करता है, कंजंक्शन यानी कि युति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो युति होती है वो प्लैनेट एक कस्प के साथ भी करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है ये 2 तरीके से कंसीडर किया जाता है, प्लैनेट टू कस्प कंजंक्शन और प्लैनेट टू प्लैनेट कंजंक्शन। और रूल क्या फॉलो होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का। यानी कि मान लीजिए कि एक प्लैनेट है सन जिसकी डिग्री है 10, ठीक है। ये जो सन है ये कौन से भाव में बैठा हुआ है, ये 11वें भाव में बैठा हुआ है, और 11वें का अगला भाव कौन सा होगा, 12वां भाव होगा, ठीक है। अब केपी का जो रूल है, वो केपी का रूल किस हिसाब, किस मूल सिद्धांत पर काम करता है, केपी ये कहता है कि कोई भी भाव जो है ना
वो 0 डिग्री से चालू नहीं होता है, वो भाव का आरंभ वाली डिग्री देखता है कि एक्चुअल में भाव किस डिग्री से शुरू हुआ है। इसलिए आप केपी चार्ट जब भी देखेंगे तो हर कस्प का एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होता है, जिसको कस्प का भाव आरंभ बोलते हैं, भाव आरंभ की डिग्री। तो मान लीजिए जो 12th भाव है, इस 12th भाव की जो भाव आरंभ डिग्री है वो कितनी है, 12 डिग्री। सो कितने का डिफरेंस हो गया, 10 और ये 12, यानी कि 2 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट से तो कम है, ठीक है, मतलब इस रेंज में है। तो क्या होगा कि सन जो है 11वें भाव का तो सिग्निफिकेटर होगा ही होगा, लेकिन वो 12वें भाव का भी प्राइमरी सिग्निफिकेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये रूल काम करता है प्लैनेट टू कस्प कंजंक्शन पे। अब मान लीजिए कि सन और जुपिटर दो प्लैनेट बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। सन की डिग्री है 10, जुपिटर की डिग्री है 15। डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकला 5 डिग्री का। ये 5 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सन और जुपिटर के आपस में कोई भी युति नहीं है, ठीक है। ये रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। मान लीजिए कि अगर ये डिग्री 15 नहीं होती, ये डिग्री होती 13, तो डिफरेंस कितना आ जाता, ये आ जाता 3 डिग्री का। तो हम कहते हैं कि सन और जुपिटर ने आपस में अपने कंजंक्शन बना रखे हैं, सन जुपिटर के साथ कंजंक्टेड है या युति में है। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप सन को काउंट करोगे ना, जब आप सन के सिग्निफिकेटर निकालोगे तो उसमें जुपिटर के सिग्निफिकेटर भी ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर भी जो प्राइमरी सिग्निफिकेशन निकालने का जो तरीका है वो वही रूल्स हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़े, ठीक है। सो आप सन के भी प्राइमरी सिग्निफिकेटर निकालोगे और साथ में उसमें जुपिटर के प्राइमरी सिग्निफिकेटर ऐड कर दोगे, जो सन के साथ आप एडिशनली काम करेंगे, ठीक। सो ये है 3 डिग्री 20 मिनट का रूल, जो कि 4 स्टेप थ्योरी में यूज़ होता है। अब दोस्तों, जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किए हैं बेसिकली, जो जहाँ पर हमने कुछ चेंजेस करे हैं, उसमें एक चेंज हमने किया है, आस्पेक्ट की जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने मॉडिफाई किया है एज पर द रेफरेंस ऑफ श्री सुनील गोंदालकर जी। अब यहाँ पर बेसिकली कन्फ्यूजन क्या होता है कि आजकल स्टूडेंट्स कभी वैदिक एस्पेक्ट लेने लग जाते हैं, कभी वेस्टर्न एस्पेक्ट लेने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल थ्योरी के हिसाब से चलेंगे जो सुनील गोंदालकर जी ने दी है, सो वो बेसिकली केपी को ही फॉलो करते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल केपी एस्ट्रोलॉजी केवल वैदिक एस्पेक्ट को ही मानती थी। आज भी हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं उस रेफरेंस में हमको वैदिक एस्पेक्ट ही मिलते हैं। सो केपी एस्ट्रोलॉजी में वेस्टर्न एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्योंकि अब धीरे धीरे करके लोग नई नई चीज़ें मार्केट में लाते जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, तो वेस्टर्न एस्पेक्ट भी यूज़ होने लगे। बट मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप किसी एक पे टिके रहें। ऐसा नहीं हो कि कभी वैदिक देखने लग जाएं, कभी वेस्टर्न देखने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन से एस्पेक्ट प्रेफर करता हूं, तो मैं वैदिक सीखा हूं, वैदिक के हिसाब से ही चलता हूं, इसलिए मैं वैदिक एस्पेक्ट को फॉलो करता हूं बिल्कुल ब्लाइंडली। और विश्वास मानिए, इस आप अगर इसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली एक फेथ के साथ में, 100% ये आपको वैसे ही काम करके देगा जैसा वेस्टर्न एस्पेक्ट है। या अगर आप वेस्टर्न एस्पेक्ट को ब्लाइंडली फेथ करते हैं तो वेस्टर्न एस्पेक्ट भी आपको वैसे ही काम करके देगा जैसा वैदिक एस्पेक्ट है। सो बेसिकली चीज़ ये होती है कि एक चीज़ पर टिके रहें, लेकिन क्योंकि हम 4 स्टेप थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो हमको बेसिकली उन्हीं रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो कि उनके इन्वेंटर ने हमको बताएं। सो इस पूरे वीडियो में हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो सुनील गोंदालकर जी ने अपनी 4 स्टेप थ्योरी के अंदर हमको बताई। अब इस थ्योरी के अनुसार क्या किया जाता है, वो ट्रेडिशनल प्लेनेटरी एस्पेक्ट को यूज़ करते हैं। इसमें मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है, या दूसरे ये तो प्लैनेट कौन से हुए जो अपनी स्पेशल दृष्टि रखते हैं। और जो सिंगल एस्पेक्ट रखते हैं 7 एस्पेक्ट, जैसे मून है, सन है, मर्क्यूरी है, तो कोई भी प्लैनेट हो तो उनकी जो वैदिक में दृष्टि डिफाइन की गई है उन दृष्टि को बेसिकली लेना है। अब यहाँ पर सुनील गोंदालकर जी ने लेकिन थोड़ा सा एक नई चीज़ को इंक्लूड कर दिया है। अब वो नई चीज़ क्या है कि आप कोई भी एस्पेक्ट देखो, जैसे मान लीजिए कि सन फर्स्ट हाउस में है और मून जो है वो 7th हाउस में है, ठीक है। सन की डिग्री है 10 और मून की डिग्री है 15, ठीक है। तो अगर आप ऐसे वैदिक के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा कि सन मून पे एस्पेक्ट डाल रहा है, मून सन पे एस्पेक्ट डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रूल काम करता है वो काम करता है 3 डिग्री 20 मिनट का, यानी कि
सन और मून का आस्पेक्ट तब माना जाएगा, सन का आस्पेक्ट मून पे या मून का आस्पेक्ट सन पे तब माना जाएगा जब इनके बीच की डिग्री का जो अंतर है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। लेकिन यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी गोंधालकर जी ने स्पेसिफाई की हुई है अपने बुक के अंदर कि अगर कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं जैसे कि मून है, मरकुरी है, सो उनके लिए आप इस 3 डिग्री 20 मिनट की लिमिट को 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। सो इस डिग्री के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि 4 से 5 डिग्री तक आप बढ़ा सकते हैं। बाकी वैसे मैंने नॉर्मली जो देखा है, इस बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सो उसमें उन्होंने फास्ट मूविंग प्लैनेट को भी 4 डिग्री तक कंसीडर किया हुआ है। सो 3 डिग्री 20 मिनट से शुरुआत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री तक के डिफरेंस या 4 डिग्री के आसपास के डिफरेंस तक काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आस्पेक्ट अब सीधे सीधे काम नहीं करेगा। अब वो आस्पेक्ट कब काम करेगा, जब दोनों प्लैनेट के बीच की जो डिग्री है उनका अंतर 3 डिग्री 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री तक होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो आस्पेक्ट है ये केवल एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे नहीं डालता है। अगर सन फर्स्ट हाउस में बैठा है, मान लीजिए 7th हाउस में कोई नहीं है, तो सन का आस्पेक्ट हाउस पे तो जा ही रहा है, ठीक है। सो आपको इसे भी कंसीडर करना है। अब यहाँ पर भी जो रूल चलेगा वो कौन सा चलेगा, यही चलेगा 3 डिग्री 20 मिनट का। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो आप केपी चार्ट देखोगे उस केपी चार्ट के अंदर इस कस्प की डिग्री लिखी होगी। मान लीजिए कस्प की डिग्री कितनी है, 15 डिग्री, यानी कि ये कस्प का जो भावारंभ है, जो कस्प शुरू हो रहा है, ये कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, 5 डिग्री से। सो अभी इनके बीच में डिफरेंस कितना है, सन ने 7th हाउस पे जो है दृष्टि तो डाली है, लेकिन दोनों इस जो कस्प है उसका डिग्री का अंतर कितना है, 5 डिग्री का, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ये कस्प जो है ये 13 डिग्री का होता, मान लीजिए, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाता है, 3 डिग्री का। तो अब हम ये मान लेंगे कि सन जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस पे बैठा है। मान लीजिए उसकी ओनरशिप वाली राशि जो है 5th हाउस में है, ठीक है, और वो आस्पेक्ट कहाँ डाल रहा है, वो आस्पेक्ट डाल रहा है 7th हाउस पे, तो इस 7th हाउस को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप सन का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो सन पर भी हो सकता है कोई आस्पेक्ट डाल रहा हो, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था मून का। सो मून मान लीजिए कि अगर इंक्लूड होता है इस पूरी पूरी पिक्चर में, 7th हाउस में मून भी बैठा होता है और मून की डिग्री भी कितनी होती, 13 डिग्री, ठीक है। सो हम क्या करते, इस मून के लिए जो मून का जहाँ पर बैठा है, कहाँ बैठा है, 7th हाउस में है। मान लीजिए वो उसकी जो बेसिकली राशि है वो 9th हाउस के अंदर है, तो ये 2 हाउस तो आ गए उसके, है ना, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से और लॉर्डशिप के हिसाब से। और मून पर किसका इफेक्ट आ रहा है, बेसिकली मून पर इफेक्ट आ रहा है सन का, क्योंकि सन भी देख रहा है। सो यहाँ पर आपको सन के भी जो हाउसेज हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके फॉर्मूले मैंने आगे दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी। बट ध्यान क्या रखना है, आस्पेक्ट जो प्लैनेट आपने पकड़ा है वो प्लैनेट भी अपना आस्पेक्ट डाल रहा है, उसको भी काउंट करना है। दूसरी चीज़ कि उस प्लैनेट पर अगर किसी दूसरे प्लैनेट का आस्पेक्ट आ रहा है तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन भी इस प्लैनेट के साथ में ऐड हो जाएंगे। जैसे सन के ऊपर आस्पेक्ट अगर मून का आएगा, ठीक है, तो सन पर, सन के साथ में मून क्या कर रहा है, मून पर मून के सेल्फ सिग्निफिकेशन क्या है, 7 और 9। तो जब आप सन को लिखेंगे ना तो सन के साथ में आप 7 और 9 भी साथ में जोड़ देंगे कि ये कहाँ, ये 7 और 9 कहाँ से आ रही, मून की तरफ से आ रही, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि आप चाहे प्लैनेट से कस्प पे जा रहे हो या प्लैनेट से प्लैनेट पे जा रहे हो आस्पेक्ट के जरिए, ये जो डिफरेंस है 3 डिग्री 20 मिनट या मैक्सिमम आप चाहें तो इसको 4 डिग्री तक ले सकते हैं। ये बेसिकली रूल है आस्पेक्ट का, ठीक है। तो इस रूल के अंदर हमने जो पुराना हमारा वीडियो था उसके अंदर मॉडिफिकेशन करे हैं, और ये जो रूल आपके सामने लिखा हुआ है ये एज पर द लिटरेचर लिखा हुआ है, जो लिटरेचर हम लोग सुनील गोंदालकर जी का लिखा हुआ जो लिटरेचर है जिसे कि हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे बेसिकली इन रूल को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेते हैं। सारे रूल हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, अब आप जब भी बेसिकली कोई भी चार्ट देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हर प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस निकालने पड़ेंगे। वो सिग्निफिकेशन 4 स्टेप में निकलेंगे, है ना। स्टेप 1 में और स्टेप 3 में क्या आ जाएंगे, प्लैनेट और उसका सबलॉर्ड आ जाएंगे।
स्टेप 2 और 4 में क्या आ जाएंगे, प्लैनेट का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, रूल्स आपने पढ़ ही लिया है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है सबसे पहली चीज़। अब आपको क्या करना है, ऐसी टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, और उस टेबल बनाने के बाद में आप स्टेप 1 और 3, 2 और 4 में जो भी आपके रूल्स के हिसाब से सिग्निफिकेशन आ रहे हैं, प्राइमरी सिग्निफिकेशंस, उनको आप नोट कर लीजिएगा और सेकेंडरी सिग्निफिकेशंस को क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब स्टेप 1 और 3 में क्या करेंगे कि जो भी प्लैनेट अनटेनेंटेड है, ठीक है, सबसे पहले क्या लिख दीजिए, उसके प्राइमरी सिग्निफिकेशंस लिख दीजिए, उसके खुद के सेल्फ सिग्निफिकेशंस। सेल्फ सिग्निफिकेशंस कहाँ से मिलेंगे, जहाँ पे वो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है जिस हाउस को, और जिस हाउस के अंदर उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ हैं। तो इन दोनों में जो रूल लगेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, जैसे कि आप जब अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो जहाँ बैठा है वहाँ का तो वो प्राइमरी सिग्निफिकेटर हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ पर उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ रखी हुई हैं, अगर वो हाउस खाली है तो वो प्राइमरी सिग्निफिकेटर होगा उस हाउस का। अगर उसके अंदर कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है यानी कि खाली नहीं है, तो फिर उस हाउस को आपको सेकेंडरी हाउस मानना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंडरी हाउस हम इस 4 स्टेप थ्योरी के अंदर काउंट नहीं करते। तो इन रूल के हिसाब से आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, प्राइमरी सिग्निफिकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, ये देखिए कि वो जो हाउस है वो कौन से दूसरे हाउसेस पे अपना एस्पेक्ट डाल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट अब बन गया है स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। ठीक है, सो ये रूल जो एस्पेक्ट वाला जो रूल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो एस्पेक्ट वाला रूल है, ये रूल आपको किन पे चलाना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट पे चलाना है। अगर जो कमज़ोर प्लैनेट है तो उन पे कोई ये एस्पेक्ट वाला रूल जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सो यहाँ पर अगर प्लैनेट जो है वो बेसिकली अनटेनेंटेड है, यानी कि पावर में आ गया, वो उसकी जो बेसिकली स्टार शिप है उसके अंदर कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ में आप सारे के सारे कंसीडरेशन करेंगे। यानी कि आप ये भी देखेंगे कि ये कौन से हाउस के अंदर बैठा हुआ है, सॉरी, ये किस हाउस को एस्पेक्ट डाल रहा है। दूसरी चीज़, ये किन दूसरे प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट हो रहा है, रूल वही लगाएंगे 3 डिग्री 20 मिनट का। फिर क्या ये किसी दूसरे कस्प के साथ में कंजंक्ट हो रहा है, ये भी आप जोड़ देंगे, उस हाउस का नंबर भी जोड़ देंगे। फिर आप उस प्लैनेट पर कौन से दूसरे प्लैनेट के एस्पेक्ट आ रहे हैं, मान लीजिए सन को मंगल देख रहा है, तो अब सन के साथ में क्या, मंगल के भी जो सिग्निफिकेशन है वो भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर सन मान लीजिए बुध के साथ कंजंक्ट हुआ है, तो सन अपने तो सिग्निफिकेशन देगा ही देगा, लेकिन अब मर्क्यूरी के भी दे देगा, क्योंकि मर्क्यूरी के साथ वो कंजंक्ट है। अगर सन दूसरे पहले कस्प में बैठा है और दूसरे कस्प से उसकी दूरी 3 डिग्री 20 मिनट से कम है, तो वो वाला कस्प भी अब इसके सिग्निफिकेशन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसके खुद के सिग्निफिकेशन तो हैं ही, प्लस सन जो अपनी 7th दृष्टि से जिस हाउस को देख रहा होगा वो हाउस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब वो हाउस भरा है कि खाली है, वो यहाँ पर इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, वो देख, अगर वो पावर में है तो वो जिसको भी देख लेगा वो वाला हाउस इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर किसी प्लैनेट ने उसको देख लिया तो उस प्लैनेट को पकड़िए और उसके जो सिग्निफिकेशंस निकल रहे हैं, ठीक है, उन सिग्निफिकेशंस को भी आप इस प्लैनेट के साथ में जोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब जोड़ देंगे ना, तब जाके आपको स्टेप 1 और स्टेप 3 में अनटेनेंटेड प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टेनेंटेड प्लैनेट पे। तो टेनेंटेड प्लैनेट कैसा हो गया, वीक प्लैनेट हो गया, इसलिए ना तो जहाँ वो बैठा है वहाँ का प्राइमरी है और ना जहाँ उसकी लॉर्डशिप है वहाँ का वो प्राइमरी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सिग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे सीधा सीधा। अब अगर प्लैनेट स्टेप नंबर 1 और 3 में अगर प्लैनेट अपने ही स्टार में है, टेनेंटेड या अनटेनेंटेड कैसा भी, ठीक है, तो वहाँ पर वो जिस हाउस के अंदर बैठा होगा वहाँ का तो प्राइमरी सिग्निफिकेशन बनी जाएगा, प्राइमरी सिग्निफिकेटर। और जहाँ उसकी लॉर्डशिप वाली राशियाँ होंगी वहाँ वही रूल चलेगा कि वो अगर हाउस खाली है तो ये जो प्लैनेट है जो अपने खुद के स्टार में बैठा है उस हाउस का प्राइमरी सिग्निफिकेटर भी बन जाएगा। अगर भरा हुआ है तो उस हाउस को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वो सेकेंडरी सिग्निफिकेशंस में चला जाएगा। सो जो ओन स्टार वाले होते हैं उनको पोजिशनल पावर मिलता है, यानी कि जहाँ वो बैठे हैं वहाँ का वो प्राइमरी सिग्निफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये ओन स्टार वाला जो फंडामेंटल है स्टेप 1 और 3 में आपको
यूज़ करना है। अब आते हैं स्टेप 2 और 4 में। तो स्टेप 2 और 4 में आता कौन है? स्टेप 2 और 4 में हम हमेशा स्टार लॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार लॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पावरफुल होता है, इसलिए यहाँ पर ये देखा ही नहीं जाता है कि टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है कि ओन स्टार है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीधे उस प्लैनेट को पकड़िए और सबसे पहले उसके प्राइमरी सिग्निफिकेशंस लिख लीजिए। फिर देखिए कि वो कौन से हाउसेस को देख रहा है, उस हाउसेस के नंबर डाल दीजिए उसके साथ में। फिर वो किस प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट हुआ है, उस प्लैनेट को भी लीजिए और उसके भी सिग्निफिकेशन जोड़ दीजिए। फिर वो किस हाउस, किस कस्प के साथ में कंजंक्ट हो रहा है, उस कस्प का नंबर भी इसमें जोड़ दीजिए। फिर कौन सा दूसरा प्लैनेट है जो कि उसे देख रहा है, उस प्लैनेट को लीजिए और उसके भी जो सिग्निफिकेशन है वो भी इसके साथ में जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपको उस प्लैनेट के सारे सिग्निफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे करके आप जब भी लिखेंगे, मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई मार्स की, तो स्टेप 1 में आपको कुछ सिग्निफिकेशन मिलेंगे, 2 में मिलेंगे, 3 में मिलेंगे, 4 में मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर इन सब के कंबाइंड सिग्निफिकेशन निकालिए और देखिए वहाँ पर कि आपको आपके डिज़ायर्ड इवेंट से रिलेटेड फेवरेबल हाउसेस मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं यानी कि वो प्लैनेट उस इवेंट को फेवर नहीं करता है। अगर मिल रहे हैं और उसके साथ में कुछ बेसिकली ख़राब हाउसेस भी मिल रहे हैं यानी कि वो इवेंट होगा लेकिन प्रॉब्लम के साथ में होगा, ठीक है। और अगर बेसिकली आपको फेवरेबल मिल जाते हैं उसके अंदर सिग्निफिकेशंस, तो आपका इवेंट जो है वो पॉसिबल है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको एनालिसिस करना है। और इनके जो इम्पोर्टेंस का जो सीक्वेंस है ना, वो कैसे चलेगा, टॉप टू बॉटम। मतलब सबसे लोअर लेवल पे प्लैनेट है, उससे मजबूत कौन रहता है, स्टार। फिर उससे मजबूत कौन रहता है, सबलॉर्ड। और सबलॉर्ड की हेल्प जो करता है बेसिकली, कि सबलॉर्ड के डिसीजंस को और रिफाइनमेंट के साथ में जो हम देखते हैं वो किसकी मदद से देखते हैं, स्टार लॉर्ड ऑफ सबलॉर्ड। अब इसके बाद में आते हैं फाइनली फाइंडिंग द टाइमिंग ऑफ इवेंट पे, कि अब इवेंट के लिए हमने क्या करा, प्लैनेट तो निकाल लिए कि हाँ भैया ये प्लैनेट जो है वो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। 4 स्टेप लगा के हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई 2, 7, 11 के जो फेवरेबल हाउसेज हैं हमारे, वो ये प्लैनेट दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने 3 प्लैनेट निकाल लिए, सन, जुपिटर और मर्क्यूरी, ठीक है। सो अब आपको क्या देखना है कि सन, जुपिटर, मर्क्यूरी जो है ना, ये दशा में कब आ रहा है। क्या होता है कि जो ये बेसिकली सिस्टम है पूरा का पूरा, ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि एक तिजोरी है, ठीक है। उस तिजोरी की 2 चाबियां हैं। तो पहली चाबी क्या होती है, पहली चाबी होती है योग की। तो ये जो सिग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हम योगा बोलते रहते हैं कि योग होगा तो काम होगा, अगर योग ही नहीं है तो काम नहीं होगा। तो ये बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, 2, 7, 11, 6, 8, 12, है ना, इस तरीके से जो कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, 2, 6, 10 करियर के लिए, तो बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर योग बन रहा है वो होगा तो आगे बढ़ो, और नहीं बन रहा है तो ख़त्म करो वहीं पे, फिर आपको टाइमिंग पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। सो अब मान लीजिए कि आपने योग बन रहा है ये देख लिया, तो क्या हो गया, जो उस तिजोरी में जो पहली चाबी थी वो समझ लीजिए घूम गई, ठीक है। उसने खोल दिया अपना ताला, पूरी घूम गई, ताला खुल गया पहला वाला। अब आपको क्या करना है, इवेंट कहाँ रखा है, इवेंट तो उस तिजोरी के अंदर रखा है। सो वो कब निकलेगा बाहर, जब वो पूरी पूरी तिजोरी खुल जाएगी। सो उस तिजोरी को खोलने की जो दूसरी चाबी होती है वो होती है दशा, ठीक है। जो दशा 3 लेवल पे काम करती है, एक होती है दशा, दूसरा होता है भुक्ति और तीसरा होता है अंतरा। हालांकि एक लेवल और होता है इसका, वो होता है सूक्ष्म, ठीक है। सो नॉर्मली इतने 3 लेवल पे काम हो जाता है, इसलिए आप यूज़ करें तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्या होता है ना कि ये जो डीबीए है, ये चाबी के अंदर का इंटरलॉकिंग सिस्टम है, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। उस चाबी के 3 लीवर हैं, डी, बी और ए। जब तक ये तीनों लीवर नहीं मिलेंगे ना, तब तक वो दूसरा ताला भी नहीं खुलने वाला है। सो ये 3 लीवर का सिस्टम क्या कहता है कि डी जो है यानी कि दशा, वो भी 2, 7, 11 में से कम कुछ दे दे। मान लीजिए दशा ने 2 दे दिया, भुक्ति ने 7 दे दिया और अंतरा ने 11 दे दिया। या इसका उल्टा कर दीजिए कि दशा ने 11 दे दिया, भुक्ति ने 2 दे दिया, अंतरा ने 7 दे दिया, इस तरीके से। सो कैसे भी 2, 7, 11 का ये जो को ज्वाइनिंग पीरियड है, 2, 7, 11 ये पूरा मिला के, मतलब दशा, भुक्ति और अंतरा तीनों मिला के अगर ये 2, 7, 11 दे देती है, तो आप कह दीजिए कि हाँ भाई ये जब दशा चलेगी तो वो टाइम होगा,
जबकि ये इवेंट यानी मान लीजिए मैरिज की बात कर रहे हैं तो आप कह दीजिए मैरिज हो जाएगी। ठीक। सो इस तरीके से दोस्तों ये जो 4 स्टेप का सिस्टम है ये काम करता है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बता दी हैं, बट फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बार में नंबर देखिए, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप के नंबर मिलेंगे। ठीक है। सो बेसिकली कॉल्स तो लगेंगे नहीं, बट आप कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। सो आप उस पे या फिर हाँ, या फिर आप जो बेसिकली हमें मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। आप मैसेज कर दीजिए इसी पर ही, तो हम आपको उस पर भी रिप्लाई कर देंगे। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले फिर एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।